कहानी की शुरुआत में एक फुटबॉल मैच को दिखाया जाता है। एक आदमी जिसका नाम निक्की है अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में बैठा हुआ है। मैच चल रहा होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जेस को मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए जेस को एंटरटेन करने के लिए निक्की दर्शकों के बीच देखता है। तभी वह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपनी सीट से उठकर जा रही है। निक्की के दिमाग में एक शरारती आइडिया आता है। वह जेस से कहता है, देखते हैं उस लड़की को जाते समय कितने लोग मुड़कर देखते हैं। पास में बैठे एक आदमी ली युआन को भी यह मजेदार लगता है और वह भी इस शर्त में शामिल हो जाता है। सब लोग $10 की छोटी सी शर्त लगाते हैं और गिनना शुरू करते हैं। जब लड़की स्टैंड से बाहर जाती है तो पता चलता है कि 7 लोगों ने मुड़कर उसे देखा था। इस शर्त में जेस का अनुमान सबसे करीब होता है, इसलिए वह जीत जाती है। ली युआन बिना हिचक पैसे दे देता है और कहता है, चलो एक और बेट लगाते हैं। अब शर्त लगती है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस कहती है कि उसे खेल की ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए वह इस बार हिस्सा नहीं लेती। लेकिन निक्की $1000 की शर्त लगा देता है। सीटी बजते ही रेफरी फाउल का इशारा करता है और वही टीम फाउल करती है जिस पर निक्की ने दांव लगाया था। निक्की जीत जाता है। अब ली युआन उत्साहित होकर कहता है, इस बार $5000 की शर्त लगाते हैं। अब सवाल होता है कि खिलाड़ी पास करेगा या खुद दौड़ेगा। निक्की कहता है पास करेगा, युआन कहता है दौड़ेगा। सीटी बजते ही खिलाड़ी दौड़ने लगता है। इस बार निक्की $5000 हार जाता है। हारने के बाद वह इस खेल को रोकना चाहता है, लेकिन ली युआन उसे उकसाता है, तुम वीआईपी स्टैंड में बैठे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं और सिर्फ $5000 के लिए परेशान हो रहे हो। चलो इस बार $10,000 की शर्त लगाते हैं। निक्की मान जाता है। इस बार शर्त होती है कि अगला पास सफल होगा या नहीं। निक्की कहता है हाँ, लेकिन दूसरी टीम पास इंटरसेप्ट कर लेती है। अब तक निक्की $50,000 हार चुका होता है और उसके अंदर का गुस्सा और अहंकार बाहर आने लगता है। अब निक्की गुस्से में कहता है, चलो $50,000 की शर्त और लगाते हैं, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। वह फिर हार जाता है। जेस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब निक्की का अहंकार जाग चुका होता है। वह अगली शर्त $1,00,000 की लगा देता है। युआन हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? निक्की चुपचाप कैश का पूरा बंडल टेबल पर फेंक देता है। इस बार निक्की शर्त लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट होगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास सफल हो जाता है और निक्की फिर से $1,00,000 हार जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस मुसीबत से कैसे निकले। जेस भी उसके व्यवहार से हैरान होती है, लेकिन अब खेल बहुत गंभीर हो चुका है। निक्की कहता है, मेरे पास $1 मिलियन बचे हैं, चलो सब कुछ इसी पर लगा देते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अंतिम फैसला ताश खेलकर होगा। क्योंकि युआन लगातार जीत रहा था, इसलिए वह अब उत्साह में पागल हो चुका था। वह निक्की को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझने लगता है, जिससे आसानी से पैसे निकाले जा सकते हैं। युआन अपना कार्ड उठाता है। वह 5 ऑफ क्लब्स होता है। अब निक्की को सिर्फ 5 से बड़ा कार्ड निकालना है। उसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। निक्की आत्मविश्वास के साथ एक कार्ड उठाता है और उसे पलटता है, लेकिन वह 3 ऑफ हार्ट्स निकलता है। यह देखकर जेस बिल्कुल शॉक हो जाती है। जब निक्की ने खेल शुरू किया था तो उसका इरादा सिर्फ $10 की शर्त लगाने का था, लेकिन अब वह $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह चुपचाप जेस का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगता है। वह अंदर से बहुत दुखी था, लेकिन युआन उसे और चिढ़ाने लगते हैं। वह कहता है, मास्टर से पंगा लोगे तो यही होगा। निक्की रुकता है और एक और शर्त लगाता है। इस बार शर्त $2 मिलियन की होती है, लेकिन इस बार आइडिया थोड़ा अलग था। निक्की चुनौती देता है कि युआन दूरबीन से किसी भी खिलाड़ी को चुन सकता है और अगर निक्की उस खिलाड़ी की जर्सी का नंबर सही बता देगा तो जीत उसकी होगी। युआन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वह कहता है, यह तो माइंड रीडिंग जैसा है। युआन को यह शक भी होने लगता है कि निक्की शायद अब चीटिंग करेगा। उसका शक दूर करने के लिए निक्की कहता है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। इस बार जेस बताएगी। जेस गुस्से में निक्की की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह कहती है, इतने सारे लोगों में से सही जर्सी नंबर बताने का क्या चांस है? यह कहकर वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन युआन का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और उनके बीच छोटी सी झड़प हो जाती है। निक्की जेस को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है। निक्की उससे कहता है कि मैदान की तरफ देखो और जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वही कह दो। युआन दूरबीन उठाता है और एक खिलाड़ी चुन लेता है। फिर जेस दूरबीन लेकर पूरे मैदान को देखती है। उसे हर जगह जर्सी नंबर दिखाई देते हैं। वह कैसे अंदाजा लगाए? तभी उसकी नजर एक पहचाने हुए चेहरे पर पड़ती है और उसे निक्की की बात याद आती है कि वही नंबर चुनो जो तुम्हें अपना लगे। उनका दोस्त फरहाद जर्सी नंबर 55 पहने हुए था। जेस समझ जाती है कि यह सब निक्की की योजना का हिस्सा है। वह कहती है, नंबर 55, और वह सही जवाब होता है। युआन हैरान रह जाता है। जेस भी सोचने लगती है कि निक्की को कैसे पता था कि युआन वही नंबर चुनेगा, लेकिन उस समय यह मायने नहीं रखता था।
वे शर्त जीत चुके थे। दोनों ने $1 मिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमाया और अपना सारा खोया हुआ पैसा वापस पा लिया। वे 2 बड़े बैग भरकर पैसे लेकर स्टेडियम से बाहर निकलते हैं। कार में निक्की जेस को बताता है कि यह सब उनकी योजना का हिस्सा था। वे काफी समय से युआन पर नजर रख रहे थे। युआन हाई सोसाइटी में अपने जुए की आदतों के लिए मशहूर था। वह किसी भी शर्त पर तुरंत कूद पड़ता था। निक्की की टीम ने पूरा सेटअप पहले से तैयार किया था। जैसे ही युआन अपने होटल के कमरे से बाहर निकला, 55 नंबर उसके सब कॉन्शियस दिमाग में बैठा दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड के बैच पर 55 लिखा था। स्टेडियम के रास्ते में लगे साइन बोर्ड पर भी 55 था। उन्होंने उसे सिर्फ यह नंबर दिखाया ही नहीं बल्कि सुनाया भी। मैच देखने जाते समय ली युआन की कार में जो गाना बजा उसमें 55 नंबर बार बार दोहराया गया। उस गाने में 55 नंबर 124 बार बोला गया था, जिससे उसका ध्यान उसी नंबर की तरफ जाता रहा। उसे फरहाद की फोटो भी दिखाई गई, जिससे उसके दिमाग में एक फोटो मेमोरी बन गई। इसलिए जब युआन ने दूरबीन से देखा तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से 55 नंबर की तरफ चला गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 55 कह दिया। जेस को पहले से कुछ नहीं बताया गया था ताकि पूरे खेल के दौरान उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रहे। इस तरह किसी को उस पर शक नहीं हुआ। यह सब सुनने के बाद जेस निक्की से बहुत प्रभावित हो जाती है। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। कुछ दिन पहले निक्की एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। जेस उसके पास ही थी और एक आदमी उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। निक्की उस समय जेस से हाल में ही मिला था। यह साफ था कि जेस ने निक्की को फंसाया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वह शांत होकर कहता है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला दो। बंदूक वाला आदमी उसकी प्रतिक्रिया देखकर समझ जाता है कि यह आदमी बहुत चालाक है, उनसे भी ज्यादा चालाक, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। निक्की एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट था जो छोटी छोटी चोरियों को बड़ी कुशलता से अंजाम देता था। जेस ने निक्की को चालाकी से उस कमरे में बुलाया था, लेकिन निक्की ने उसमें एक नेचुरल टैलेंट देखा। उस समय जेस को कुछ भी समझ नहीं आया। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तब निक्की ने जेस से कहा, तुम्हारे पास एक हुनर है, अगर तुम लोगों को बेवकूफ बनाने की इस क्षमता को निखार लो तो बहुत आराम की जिंदगी जी सकती हो। निक्की ने कहा, यह हमारा पारिवारिक धंधा है। मेरे पिता, उनके पिता सब कॉनमैन थे। हमारे खून से ही धोखेबाजी है। हर चाल, हर मूव हमारे लिए एक खेल है। बिना समय गंवाए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। निक्की मान जाता है। कमरे से बाहर निकलते समय वह जेस की एक अंगूठी चुरा लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। जब तक उसे एहसास होता तब तक उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी होती है। जब उसने घड़ी अपने हैंडबैग में रखी तब तक निक्की उसका वॉलेट भी ले चुका था। इन सब करतबों के बाद निक्की कहता है, थोड़ी हाथ की सफाई, सही टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल, बस यही इस काम के लिए चाहिए। फिर निक्की उसे अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है। कुछ महीनों बाद जेस को निक्की न्यू ऑर्लियंस में मिला, जहां उसने एक नई टीम बनानी शुरू कर दी थी। उनकी मुलाकात असल में एक टेस्ट थी। वह देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने के काबिल है या नहीं। जब जेस मान गई तो निक्की ने उसे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ एक मेले में भेज देता है। यह जेस का पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट था। उसने हाथ में नक्शा पकड़कर लोगों से रास्ता पूछना शुरू किया। जब वह लोगों का ध्यान भटका रही थी तब उसका साथी चुपके से एक टूरिस्ट के कैमरे का लेंस चुरा लेता है। फिर टीम का एक और सदस्य जानबूझकर एक आदमी से टकराया और जेस ने उसका वॉलेट निकाल लिया। अब जेस को अपनी चोरी की स्टाइल पर थोड़ा भरोसा होने लगा था। चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करके उसने एक और महिला के बैग से उसका वॉलेट निकाल लिया। सब कुछ इतना आसानी से हुआ कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। निक्की यह सब एक बिल्डिंग की छत से देख रहा था। उसने टीम को कहा कि जेस को अकेला छोड़ दो। अब उसकी बारी थी अकेले उड़ान भरने की। जेस एक के बाद एक महंगी चीजें चुराने लगी और हर चोरी के साथ निक्की का उसके लिए सम्मान बढ़ता गया। अब निक्की ने उसे एक और बड़ा असाइनमेंट दिया। इस बार यह एक हाईटेक स्कैम था। खास लेंस की मदद से वे दूसरे खिलाड़ियों के कार्ड देख सकते थे और आसानी से उन्हें हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने का भी एक सिस्टम था। चुराया गया कार्ड चुपके से एक साथी को भेज दिया जाता, जहां एक डिवाइस उसका सारा डेटा कॉपी कर लेती और फिर कार्ड वापस खिलाड़ी को लौटा दिया जाता। कार्ड उसके मालिक की जेब में वापस पहुंचा दिया जाता। जब तक किसी को कुछ समझ आता, उनका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता। एक और स्कैम था नकली एटीएम मशीन। जब भी कोई पैसा निकालता, एटीएम चुपके से उसका पिन स्टोर कर लेता। बाद में फरहाद उस मशीन को निकालकर सारा डेटा चुरा लेता। सारे चुराए हुए क्रेडिट कार्ड अलग अलग कैटेगरी में रखे जाते थे। उनसे महंगी लग्जरी चीजें खरीदी जाती थीं और आखिर में उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। एक दिन जेस ने एक सुंदर नेकलेस देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निक्की ने तुरंत उसे उतारने को कहा। उसने सख्ती से समझाया कि चोरी की हुई सारी चीजें बेचनी होती हैं, कुछ भी निजी तौर पर नहीं रख सकते। जेस पहली बार इतने बड़े स्तर की धोखाधड़ी देख रही थी। चोरी के सामान के पहाड़ के बीच खड़े होने का एहसास अजीब था,
अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में गए। उनका काम एक्टिंग करना था। फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, कृपया कोई हमारी मदद करो। यह एक ध्यान भटकाने का तरीका था जिसका फायदा उठाकर टीम के बाकी लोग आसपास के अमीर लोगों से चोरी कर रहे थे। काम पूरा होने के बाद पूरी टीम एम्बुलेंस में छिपकर वहां से निकल गई। पूरा प्लान इतना परफेक्ट तरीके से किया गया था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। उस रात सबने मिलकर जश्न मनाया। निक्की ने सबकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमा लिए थे। अगले दिन टीम के सभी सदस्य अलग अलग जाने की तैयारी कर रहे थे। दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और निक्की ने सभी को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा कुछ दिनों में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निक्की के पास अभी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निक्की जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने पूरा डेमो किया, ये दिखाने के लिए कि वे कुछ ही मिनटों में $1 मिलियन कैसे कमा सकते हैं। अब तक जेस को निक्की से प्यार होने लगा था। उसे लगा कि वह निक्की की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह उसे यह सब दिखा रहा है। लेकिन निक्की ने उसे केवल अपने फायदे के लिए टीम में शामिल किया था। जब सब खत्म हो गया तो निक्की ने उसे $80,000 नकद दिए और आखिर में अलविदा कह दिया। जेस का दिल टूट चुका था क्योंकि वह टीम की सदस्य नहीं थी। उसे निक्की से प्यार हो गया था। साथ ही उसे यह भी लगा कि $80,000 बहुत कम थे क्योंकि निक्की अभी अभी $1 मिलियन कमा चुका था। लेकिन निक्की की दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। अब जेस को उसका असली चेहरा समझ आया। लगभग 3 साल बाद एक रेसिंग कार के सर्विस स्टेशन को दिखाया जाता है और हम फिर से निक्की को देखते हैं और उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह फिर से किसी को लूटने का प्लान कर रहा है। लंच के दौरान उसकी मुलाकात गाड़िगा से हुई, जो एक रेस कार टीम का मालिक था। गाड़िगा की रिसर्च टीम ने एक नया एल्गोरिदम विकसित किया था, लेकिन वह अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। इसलिए उसने निक्की को काम पर रखा था। प्लान बहुत सरल था। निक्की उनकी टीम का चीफ इंजीनियर बनकर दिखावा करेगा। फिर गाड़िगा और निक्की के बीच एक नकली झगड़ा कराया जाएगा ताकि दूसरी टीमें उनके जाल में फंस जाएं। उसके बाद निक्की प्रतिद्वंद्वी टीम को उस एल्गोरिदम का नकली वर्जन बेच देगा, जबकि गाड़िगा की टीम असली सिस्टम इस्तेमाल करेगी और आसानी से जीत जाएगी। इस काम के बदले निक्की को €1 मिलियन मिलने वाले थे और नकली सिस्टम बेचकर जो पैसा मिलेगा वह भी उसका होगा। निक्की को यह काम मजाक जैसा लगा। वह ऐसा स्कैम तो नींद में भी कर सकता था, लेकिन गाड़िगा के बटलर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सीधे निक्की को धमकी दी और कहा, अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें सीने में गोली मार दूंगा। उस शाम निक्की बन-ठन के पार्टी में पहुंचा। प्लान के अनुसार उसे और गाड़िगा को भीड़ के सामने नकली झगड़ा करना था, लेकिन उनका प्लान पूरी तरह बिगड़ गया जब जेस लाल ड्रेस पहनकर सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई दी। वह सीधे गाड़िगा के पास गई और उसे गले लगा लिया। यह देखकर निक्की की आंखों में गुस्सा भर गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। 3 साल बाद वह जेस को देख रहा था और अब वह किसी और के साथ थी, और वह भी उस आदमी के साथ जिसने निक्की को काम पर रखा था। जेस शांत होकर निक्की के पास आई और कहा कि अब वह अपना पुराना काम छोड़ चुकी है। उसने यह भी कहा कि गाड़िगा को उनके पुराने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता और बेहतर होगा कि तुम भी उसे कुछ न बताओ। यह सुनकर निक्की गुस्से से भर गया। उसने वोडका का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। पहले वह गुस्सा होने का नाटक करने वाला था, लेकिन अब वह सच में गुस्से में था। गाड़िगा के साथ उसका झगड़ा अब नाटक नहीं रहा था। उनकी लड़ाई ने प्रतिद्वंद्वी रेसिंग टीम का ध्यान खींच लिया, जैसा कि प्लान था। कुछ ही देर में सुरक्षा कर्मियों ने आकर निक्की को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उसके हाथ में प्रतिद्वंद्वी टीम का बिजनेस कार्ड था। अगली सुबह निक्की मैक्लारेन टीम के मालिक से मिला। उसने सीधे कहा, मैं तुम्हें एल्गोरिदम बेचना चाहता हूँ। इसकी कीमत €3 मिलियन है। टीम के मालिक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मोल भाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम का परीक्षण किया और जब उसने परिणाम देखे तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। निक्की ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटे में दे दिया जाएगा। इसी बीच जेस की मुलाकात सड़क पर फरहाद से हुई। फरहाद को निक्की ने भेजा था। उसने जेस से कहा कि 3 साल पहले निक्की का जाना जरूरी था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। फरहाद ने यह भी कहा कि निक्की अभी भी उससे प्यार करता है। फिर उसने जेस को एक बॉक्स दिया जिसमें वही नेकलेस था जो जेस को कभी पसंद आया था। वह असली था या नकली, इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे देखकर जेस का दिल पिघल गया। उसने फरहाद से कहा कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उसे अब भी उससे प्यार था। डील वाले दिन निक्की आया और मैक्लारेन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर दे दिया। बदले में एक आदमी ने उसे €3 मिलियन से भरा हुआ बैग दिया, लेकिन निक्की की आदत ऐसी थी कि वह बिना जोखिम के कभी काम नहीं करता था। उसने चुपके से उसी सॉफ्टवेयर की कॉपी हर रेसिंग टीम को बेच दी थी। हर हैंडशेक उसे और यूरो दिला रहा था। जिसने भी उससे हाथ मिलाया उसने उसे लाखों दिए। रेस शुरू होने तक किसी को भी यह पता नहीं था कि हर टीम को बिल्कुल वही एल्गोरिदम बेचा गया था। उस रात भागने के बजाय
निक्की ने जेस को मैसेज किया कि अगर वह समय पर आ जाए तो वे साथ भाग सकते हैं। निक्की इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। जब उसने उम्मीद छोड़ दी और जाने के लिए मुड़ा, तभी जेस वहां आ गई। लेकिन अब भागने में बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय वह आदमी जिसने मैक्लारेन टीम की ओर से उसे 3 मिलियन यूरो दिए थे, निक्की के सामने आ खड़ा हुआ। असल में वह गाड़ीगा का आदमी था। उसे सच पता चल गया था कि निक्की ने नकली नहीं बल्कि असली सॉफ्टवेयर बेच दिया था। उसने दोनों को बांध दिया गया और सारा चुराया हुआ पैसा गाड़ीगा के सामने रख दिया गया। गाड़ीगा गुस्से से आग बबूला था। उसने वह सॉफ्टवेयर बनाने में 40 मिलियन यूरो खर्च किए थे और अब सब बर्बाद हो गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे अब तक समझ नहीं आया था कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुरा लिया। जब निक्की ने कुछ नहीं कहा तो गाड़ीगा ने जेस की नाक दबा दी और ताकि वह सांस न ले पाए। यह देखकर निक्की टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने जेस को दोबारा अपने प्यार में कैसे फंसाया था। उसने वही पुराना नेकलेस उसे दिया जो उसे पहले पसंद था, लेकिन इस बार उसमें एक खास चिप लगी हुई थी। जैसे ही गाड़ीगा ने सॉफ्टवेयर खोला, उस चिप ने उसका पासवर्ड चुरा लिया और सारा डेटा कॉपी कर लिया। यह सुनकर जेस का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन गाड़ीगा और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें कहानी तो पसंद आई, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर गाड़ीगा ने कहा, जेस कभी मेरी असली गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। मुझे पता था कि वह सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ थी। जेस ने भी मान लिया कि वह सिर्फ गाड़ीगा की महंगी घड़ियों का कलेक्शन चुराने के लिए उससे प्यार का नाटक कर रही थी। यह सुनकर निक्की हैरान रह गया। तो जेस ने गाड़ीगा से प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि निक्की को जलाया जा सके। अब दोनों फंस चुके थे। तभी गाड़ीगा ने बटलर से पूछा कि निक्की ने सॉफ्टवेयर चुराया कैसे। जैसे ही निक्की कुछ बोलने वाला था, बटलर ने अचानक गोली चला दी। गोली सीधा निक्की के सीने में लगी। गाड़ीगा का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा गया और बोला, मैं फिर से पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं हत्या के केस में फंस गया तो सब खत्म हो जाएगा। गाड़ीगा ने तुरंत बटलर को नौकरी से निकाल दिया और वेयर हाउस से भाग गया। जेस जोर जोर से रोने लगी, लेकिन बटलर ने शांत होकर कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं असल में निक्की का आदमी हूँ। सच में वह बटलर निक्की का पिता था। उसने गोली दिल के पास मारी थी, दिल के आर पार नहीं। उसने घाव को टेप से बंद किया, सुई से अतिरिक्त खून निकाला और निक्की की छाती में हवा का दबाव संतुलित किया। अचानक निक्की ने आंखें खोल दी। वह जिंदा था। यह एक पागलपन भरी योजना थी, लेकिन काम कर गई। उनके पीछे पैसों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। तीनों वेयर हाउस से निकल गए। निक्की असल में एक अनाथ था और इसी आदमी ने उसे पाला था। उसी ने निक्की को सारे चालाकी के गुर सिखाए थे। उनका एक ही नियम था, कभी भावुक मत बनो। लेकिन अब निक्की सच में जेस से प्यार करने लगा था। बटलर दोनों को सड़क किनारे छोड़कर सारा पैसा लेकर चला गया। निक्की के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन अस्पताल जाते समय उसने देखा कि जेस के हाथ में कुछ चमक रहा है। वह गाड़ीगा की 2 लाख यूरो की घड़ी थी। निक्की ने जेस की ओर देखा, जेस ने निक्की की ओर देखा और दोनों मुस्कुरा दिए।